है क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। 11वीं सेंचुरी में हिंदू कुश माउंटेन्स के पार से सेंट्रल एशिया के लोग टर्क्स और अफगान्स इंडिया पर लगातार अटैक करने लगे। उनका मकसद था भारत की धन दौलत और यहाँ की टेरिटरीज को कैप्चर करना। इन अटैक्स का रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में अपना रूल जमाना शुरू कर दिया और इससे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप कैसे रीशेप होता गया और इस प्रोसेस ने कंट्री की इकोनॉमी और आम लोगों के जीवन को कैसे अफेक्ट किया। और कि विजयनगरा एम्पायर क्या था, उसने साउथ इंडिया में अपना एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ पावर कैसे एस्टैब्लिश किया। फिर हम समझेंगे कि मुगल्स का राइज कैसे हुआ और उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में किस तरह एस्टैब्लिश किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के इस अमेजिंग चैप्टर को। सेंचुरी में हिंदू कुश माउंटेन्स से होने वाले अटैक की वजह से इंडिया के स्टेट्स डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट हो गए। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो, 13th सेंचुरी के बाद से भारत अलग अलग डायनेस्टीज और रीजनल पावर्स में डिवाइड हो गया। ये ग्रीन शेडेड एरिया तुगलक डायनेस्टी के टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1335 में तुगलक रूल ने अपना कंट्रोल नॉर्थ से लेकर साउथ तक एस्टैब्लिश किया हुआ था। मैप में आप देख सकते हो कि उसका इन्फ्लुएंस दिल्ली, ग्वालियर, जौनपुर, दौलताबाद और जूनागढ़ तक फैला हुआ था। उसके टेरिटरीज वेस्ट में पेशावर तक फैली हुई थी। ये ब्लू शेडेड एरिया लोधी डायनेस्टी के टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 1479 में तुगलक डायनेस्टी के बाद एक्टिव थे और उनकी कैपिटल सिटी दिल्ली सल्तनत थी। उनका कंट्रोल नॉर्थ के इंपॉर्टेंट रीजन्स पर था, जैसे दिल्ली, ग्वालियर और जौनपुर। ये ऑरेंज एरिया ईस्टर्न गंगा टेरिटरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर नरसिम्हा देव ने 1264 में रूल किया। इस रीजन के इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जयनगर और कोणार्क, जो उस समय के ट्रेड और कल्चरल हब्स थे। सिमिलरली 1300 में होयसला टेरिटरीज ने साउथ इंडिया में रूल किया। उस समय के प्रमुख सेंटर्स थे हलीबिदु, बेलूर और मदुरई, जो अपने ग्रैंड टेम्पल्स और ट्रेड के लिए विशेष रूप से मशहूर थे। राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की कहानी 1192 की सेकेंड बैटल ऑफ तराइन से शुरू होती है। ये बैटल पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी। इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में कर लिया। जीत के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने ट्रस्टेड जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में दिल्ली का पहला सुल्तान बना दिया। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत एक ऐसा एम्पायर था जो 5 रूलर्स के थ्रू चलता आया है, जो है स्लेव डायनेस्टी, खिलजीज, तुगलक्स, सैयद्स और लोधीज। ये सारी डायनेस्टीज और उनके रूलर्स टर्किक अफगान ओरिजिन के थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर बना दिया। इस पीरियड में हर रूलर अपनी टेरिटरी को और ज्यादा एक्सपैंड करने में लगा हुआ था। इसके लिए रूलर अपनी सेना के साथ मिलकर विलेजेस और सिटीज को लूट लेते थे। टेम्पल्स और उस समय के जो लर्निंग प्लेसेस होते थे उन्हें तोड़ देते थे। लेकिन इनकी एक्सपेंशन हर जगह सक्सेसफुल नहीं रही। जैसे ईस्टर्न गंगा किंगडम और साउथ इंडिया इन रूलर्स के खिलाफ डटकर खड़े रहे। प्रॉब्लम सिर्फ अपनी टेरिटरी के एक्सपेंशन तक सीमित नहीं थी, बल्कि दिल्ली सल्तनत के अंदर एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अक्सर ऐसा होता था कि लगभग 3 में से 2 सुल्तान अपने पहले वाले रूलर को खत्म करके उसकी गद्दी हासिल कर लेते थे, जिस वजह से उनका रूल ज्यादा लंबा नहीं चल पाता था। एक सुल्तान की एवरेज रेन सिर्फ 9 साल के आसपास ही होती थी। कुछ डिकेड्स बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का रूलर बना। उसने दिल्ली सल्तनत की टेरिटरीज को और एक्सपैंड किया। दोस्तों, ये पहली बार था जब मौर्य पीरियड के बाद लगभग पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक ही रूलर के अंडर आ गया था। लेकिन ये डोमिनेंस ज्यादा देर तक नहीं टिक सका, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के प्लान काफी एम्बिशियस और कॉम्प्लेक्स थे। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि दिल्ली बहुत नॉर्थ में है, जिस वजह से साउथ इंडिया के एरियाज कंट्रोल करना मुश्किल होता था। इसलिए उसने कैपिटल को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, जो आज के समय में संभाजी नगर महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद सुल्तान के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कैपिटल शिफ्ट करना एक गलत फैसला साबित हुआ, क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद का डिस्टेंस लगभग 1000 किलोमीटर था। सुल्तान ने लोगों को वहां तक माइग्रेट करने के लिए मजबूर किया और इस सफर में कई लोग रास्ते में ही जान गंवा बैठे, और जो लोग दौलताबाद तक पहुंच भी गए वो वहां एडजस्ट नहीं कर पाए। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए आखिर में मोहम्मद बिन तुगलक को कैपिटल वापस से दिल्ली में शिफ्ट करनी पड़ी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के स्ट्रेंज और एम्बिशियस आइडियाज यहीं खत्म नहीं हुए। उसका एक और बड़ा प्लान था, नए कॉइन्स इंट्रोड्यूस करना। उसने डिसाइड किया कि गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की जगह कॉपर के कॉइन्स चलाए जाएंगे और उनको वही वैल्यू दी जाएगी जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स की होती है। सुनने में ये आइडिया काफी मॉडर्न लगता था, लेकिन जब इसको इंप्लीमेंट किया गया तो उस समय लोग इस सिस्टम को समझ नहीं पाए। हर तरफ कंफ्यूजन होने लगा, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि असली और नकली सिक्कों में फर्क करना मुश्किल हो गया था। इस वजह से पूरा ट्रेड और मार्केट डिस्टर्ब हो गया था। इसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक का ये प्लान भी फेल हो गया। दोस्तों, उस समय के सुल्तान्स और उनके फैमिली मेंबर्स लग्जूरियस प्लेसेस में रहते थे, सुंदर और महंगे कपड़े पहनते थे और फाइन क्वालिटी का फूड एंजॉय करते थे। लेकिन सवाल ये उठा है कि उनके पास इतने पैसे आते कहां से थे।
तो देखो, ये वेल्थ उन्हें मिलिट्री कैंपेन से मिलती थी, जहां वो विलेजेस और सिटीज को लूट लेते थे। उसके अलावा जो कॉमन पीपल होते थे, उनसे अलग अलग टाइप्स के टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। एक और सोर्स था स्लेवरी, मतलब लोगों को गुलाम बनाकर सेंट्रल एशिया में बेच दिया जाता था, और जो पैसा आता था उससे सुल्तान और उनकी फैमिली अपनी लग्जूरियस लाइफ एंजॉय करती थी। उनका अत्याचार यहीं तक सीमित नहीं था। इस पीरियड में एक और चीज थी, मुस्लिम सुल्तान्स अक्सर जैन और हिंदू टेम्पल्स पर अटैक करवाते थे। ये अटैक्स सिर्फ सोना चांदी लूटने के लिए नहीं होते थे, बल्कि रूलर्स का असली मकसद था दूसरे धर्मों के लोगों की श्रद्धा और उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को दबाकर खत्म करना। कुछ रूलर्स ने जिजिया टैक्स भी लगाया था। ये एक ऐसा टैक्स था जो सिर्फ नॉन मुस्लिम लोग देते थे। बदले में उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती थी और मिलिट्री सर्विसेज से छूट मिल जाती थी। 14th सेंचुरी के एंड में एक और बड़ी घटना हुई, तिमूर का इन्वेजन। तिमूर एक टर्किक मंगोल कॉन्करर था जो सेंट्रल एशिया से आया था। उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत पर एक बहुत ही डेवास्टेटिंग अटैक लॉन्च किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जो दिल्ली एक समय पर डेकोरेटेड और थ्राइविंग सिटी थी, वो तिमूर के अटैक के बाद बिल्कुल बर्बाद हो गई। महल, बाजार और मंदिर लूट लिए गए। तिमूर अपना सारा लूटा हुआ धन लेकर वापस सेंट्रल एशिया चला गया, लेकिन दिल्ली और उसके लोगों को बर्बादी के लिए छोड़ गया। अपनी मेमोरीज में उसने लिखा कि उसका ऑब्जेक्टिव था उन लोगों से लड़ना जो उसके रिलीजन के नहीं थे और उनका वेल्थ लूटना। दोस्तों, तिमूर के अटैक ने दिल्ली को बिल्कुल हिलाकर रख दिया था। शहर बर्बादी में डूब गया और सल्तनत की ताकत कमजोर पड़ चुकी थी। इसी बीच एक नई डायनेस्टी उभर कर आई, लोधी डायनेस्टी। ये दिल्ली सल्तनत की चौथी और आखिरी डायनेस्टी थी। लेकिन जब तक लोधी पावर में आए, तब तक सल्तनत की ताकत काफी कम हो चुकी थी और उनका टेरिटरी भी छोटा हो गया था। रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पावरफुल था, लेकिन पूरे इंडिया पर तभी उसका कंप्लीट कंट्रोल नहीं हो पाया। अपने रूल के दौरान सल्तनत हर तरफ से चैलेंजेस फेस करता था। बहुत से किंगडम्स तो सल्तनत के कंट्रोल में आ गए, लेकिन ईस्टर्न गंगा किंगडम ऑफ कलिंगा, जिसमें आज का ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश के पार्ट्स शामिल हैं, उसको कभी भी पूरी तरह से जीत नहीं पाया। 13th सेंचुरी के मिड में वहां के रूलर नरसिम्हा देव हुए, जो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और कल्चरल अलायंसेस के लिए मशहूर थे। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली सल्तनत के कई अटैक्स को फेल किया, बल्कि बंगाल की गवर्नमेंट को भी हरा दिया। अपनी इन जीतों की याद में उन्होंने मशहूर कोणार्क का सन टेम्पल बनवाया, जो आज भी उड़ीसा की शान माना जाता है। दोस्तों, हमने पहले भी देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया की तरफ पुश किया था, क्योंकि वहां की दौलत और रिसोर्सेज बहुत ही रिच थे। उस वक्त होयसलास साउथ इंडिया की एक पावरफुल डायनेस्टी थी, जो आज के कर्नाटक के एरिया में रूल करते थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के कई अटैक्स को फेस किया और रोक दिया। इसी वजह से होयसला डायनेस्टी काफी समय तक साउथ इंडिया का इकलौता इंडिपेंडेंट किंगडम बना रहा। लेकिन सल्तनत के रिपीटेड अटैक्स और उनके अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होयसला किंगडम धीरे धीरे कमजोर हो गया और 14th सेंचुरी के बीच तक उनका किंगडम कोलैप्स हो गया, जिसका ज्यादातर हिस्सा विजयनगरा एम्पायर का पार्ट बन गया। इसी दौरान सल्तनत को और भी चैलेंजेस मिले। मिड 14th सेंचुरी में बहामनी सल्तनत उभर कर आई, जिन्होंने डेक्कन रीजन पर कंट्रोल जमा लिया। गुजरात और बंगाल में भी रीजनल स्टेट्स अपने अपने रूल एस्टैब्लिश कर रहे थे, जो कभी सल्तनत के अगेंस्ट लड़ते और कभी एक दूसरे से। एक और रीजन जो दिल्ली सल्तनत के कभी पूरे कंट्रोल में नहीं आया था, वो था राजस्थान। 15th सेंचुरी में राणा कुंभा और मेवाड़ ने न सिर्फ दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट स्टैंड लिया, बल्कि अपनी इंडिपेंडेंस को भी मजबूती से बनाए रखा। मेवाड़ ने न सिर्फ दिल्ली सल्तनत के इंडिपेंडेंस को भी मजबूती से बनाए रखा। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में फंस रहा था, वैसे ही साउथ इंडिया में एक नया पावर उभर कर आया, विजयनगर एम्पायर। 14th सेंचुरी में दो भाई हरिहरा और बुक्का, जो पहले मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर गवर्नर थे, उन्होंने दिल्ली की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया और एक इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश किया। यही किंगडम धीरे धीरे बढ़कर विजयनगर एम्पायर बना, जो साउथ इंडिया का सबसे स्ट्रांग पावर बन गया। विजयनगर के नॉर्थ में था बहामनी सल्तनत, जो उसका सबसे बड़ा राइवल बना। लेकिन धीरे धीरे बहामनी सल्तनत भी गिर गया और 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड हो गया: बीजापुर, गोलकोंडा, बीदार, अहमदनगर और बेरार। इन सब स्टेट्स पर पहले बहामनी के गवर्नर्स रूल करते थे। विजयनगर का कॉन्फ्लिक्ट ना सिर्फ गोलकोंडा और बीजापुर के साथ होता था, बल्कि ईस्ट में ओडिशा के गजपति रूलर्स के साथ भी हुआ। कृष्ण देवाराया। जब राजा कृष्ण देवाराया पूरे विजयनगर एम्पायर पर रूल कर रहे थे, तब विजयनगर एम्पायर अपने पीक पर था। उनके टाइम में विजयनगर एक मिलिट्री पावर के साथ साथ कल्चरल रेसिलियंस का भी सेंटर बन गया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ा के पोएट्स और स्कॉलर्स को पेट्रनेज दिया, मतलब उनकी मदद की और उनको सपोर्ट किया। खुद कृष्ण देवाराया ने भी तेलुगु में अमुक्त माल्यादा नाम का एक एपिक लिखा, जो गुड गवर्नेंस पर बेस्ड था। उन्होंने तिरुपति और विजयनगर के विरूपाक्षा टेम्पल को पेट्रोनाइज किया और अपने समय में सिटी में बड़े टेम्पल्स और बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया। लेकिन अफसोस 1529 में बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया।
उसके बाद एम्पायर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। 1565 में डेक्कन सल्तनत ने मिलकर एक अलायंस बनाया और विजयनगर आर्मी को हरा दिया। ये लड़ाई बैटल ऑफ तलीकोटा के नाम से फेमस हुई। जीत के बाद दोस्तों पूरी सिटी को कई महीनों तक लूटकर बर्बाद कर दिया गया। घर, बाजार, महल और मंदिर सब तोड़ दिए गए और हजारों लोग मारे गए। 17वीं सेंचुरी आते आते विजयनगर एम्पायर पूरी तरह खत्म हो गया। द मुगल्स। दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि तैमूर के अटैक के बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गया था। इसी दौरान एक नया रूलर सामने आया, बाबर। बाबर एक तुर्किश मंगोल था। उसको अपने देश समरकंद, जो आज का यूज़्बेकिस्तान है, वहां से निकाल दिया गया था और फिर उसकी नजर भारत पर पड़ी। बाबर अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए मशहूर था। इसका एडवांटेज लेकर बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया। ये बैटल बहुत खास थी क्योंकि पहली बार इंडिया में गन पाउडर आर्टिलरी और मैचलॉक गन्स का यूज हुआ। इस जीत के बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया और मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी गई। लेकिन 1530 में बाबर की डेथ हो गई और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं एम्पायर संभालने में स्ट्रगल करने लगा। इसी का फायदा उठाकर शेरशाह सूरी, एक अफगान लीडर, ने पावर अपने हाथ में ले ली। उसने सूर एम्पायर बनाया और कई रिफॉर्म्स किए, जैसे नई रोड्स, नई करेंसी और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ये एम्पायर लंबी नहीं चली। बाद में हुमायूं ने अपना खोया हुआ टेरिटरी वापस जीत लिया। यहां एक और इंटरेस्टिंग कहानी आती है हेमू की। हेमू, जिसका पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था, एक टैलेंटेड वजीर और मिलिट्री कमांडर था जो सूर एम्पायर में था। उसने दिल्ली कैप्चर कर ली और खुद को किंग डिक्लेयर कर दिया। लेकिन 1556 में हुआ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जहां हेमू और अकबर, जो हुमायूं का बेटा था, आमने सामने आए। वॉर के शुरू में हेमू जीत रहा था, लेकिन एक तीर उसकी आंख में लग गया और वहां गिर पड़ा। फिर उसे कैप्चर करके अकबर के सामने लाया गया, जहां उसका बिहेडिंग हो गया, मतलब उसका सर कलम कर दिया गया। इस तरह अकबर ने दिल्ली रिक्लेम किया और मुगल एम्पायर का बेस रखा। यहीं से शुरू होती है मुगल्स की कहानी, जो इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अकबर। हुमायूं की डेथ के बाद सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर एम्परर बना। उसका सपना था कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मुगल रूल के अंदर ले आए। सबसे पहले उसने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर अटैक किया। कोर्ट को बचाने के लिए राजपूत सोल्जर्स ने 5 महीने तक बहादुरी से लड़ा, लेकिन आखिरकार मुगल सक्सेसफुल हो गए। इस जंग में हजारों राजपूत शहीद हो गए और औरतों ने जौहर कर लिया। उसके बाद अकबर ने लगभग 30,000 सिविलियंस का कत्ल करवाया। दोस्तों, जौहर हिस्ट्री के सबसे पेनफुल ट्रेडिशंस में से एक था। जब भी टर्किश या मंगोल आर्मी किसी फोर्ट या राज्य को कैप्चर करती थी, तो अक्सर वहां की महिलाओं को गुलाम बना लिया जाता और उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। इस अपमान से बचने के लिए महिलाएं अपनी रानी के साथ आग के गड्ढे में कूद जाती थीं। इसी तरह चित्तौड़गढ़ फोर्ट में राजपूत औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर किया। लेकिन समय के साथ अकबर ने अपनी पॉलिसी बदल दी। उसने राजपूत के साथ अलायंस बनाया, मतलब पार्टनरशिप किया, जिजिया टैक्स खत्म किया और एक नया आइडिया दिया, सुलह इकुल, मतलब सब धर्मों के साथ टॉलरेंस और पीस। उसने हिंदू लीडर्स को अपनी कोर्ट में ऊंचे पद दिए। उसके बायोग्राफर अबुल फजल ने लिखा कि अकबर ने माना, मैंने पहले लोगों को फोर्स किया, लेकिन जैसे जैसे समझ आया मुझे लगा कि ये सही नहीं है। अकबर के रूल का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी सोच भी बदलती गई। एक समय था जब वो लोगों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कराता था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ये गलत है। अकबर खुद अनपढ़ था, लेकिन उसके अंदर नॉलेज एक्वायर करने की भूख थी। उसने पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट को एक्सप्लोर करना शुरू किया। फतेहपुर सीकरी में उसने हाउस ऑफ ट्रांसलेशन बनवाया, जहां संस्कृत के बड़े टेक्स्ट पर्शियन में ट्रांसलेट किए गए, जिसमें महाभारत, जिसे पर्शियन में रज़्मनामा बोला गया, और रामायण, जिसमें 176 खूबसूरत मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई। अकबर का रूल लगभग 50 साल चला, 1556 से 1605। आखिर के 15 सालों में उसने कश्मीर, सिंध, डेक्कन और अफगानिस्तान में कैंपेन्स की। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर आया, जो अपने फादर की तरह आर्ट और आर्किटेक्चर का शौकीन था। उसने डेक्कन में एम्पायर एक्सपैंड करने की कोशिश की। फिर आया जहांगीर का बेटा शाहजहां, जो ताजमहल बनवाने की वजह से सबसे ज्यादा याद किया जाता है। 1556 से 1605 के बीच का समय मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर का पीक माना जाता है। इसी दौरान हुमायूं का टॉम्ब दिल्ली और आगरा के रेड फोर्ट और ताजमहल बने। साथ ही क्लासिकल म्यूजिक, कैलीग्राफी और मिनिएचर पेंटिंग अपने गोल्डन एज पर थे। अब बात करते हैं औरंगजेब की। दोस्तों, औरंगजेब मुगल एम्परर का सबसे लंबा शासन करने वाला रूलर था। औरंगजेब के रूल एक तरफ एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए जाना जाता है और दूसरी तरफ उसकी स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी और एंडलेस वॉर्स के लिए। 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़ गए, तो उनकी इच्छा थी कि उनका बड़ा बेटा दारा शिकोह उनका अगला सक्सेसर बने, यानी उत्तराधिकारी बने। अब यहां पर शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब।
लेकिन उनमें से सिर्फ दारा शिकोह एक लिबरल और टॉलरेंट सोच वाला प्रिंस था, यानी ऐसा इंसान जो सबको एक समान देखे, रिस्पेक्ट दे और सभी धर्मों और विचारों को अपनाए। पर पावर पाने के लिए उसके अपने भाई उसके खिलाफ हो गए। औरंगजेब ने दारा शिकोह को एक के बाद एक बैटल्स में हरा दिया और अंत में उसे कैद करके उसका सर कटवा दिया। बाकी दो भाइयों में से एक को उसने अरेस्ट करके एक्सिक्यूट कर दिया, यानी मौत की सजा दी, और दूसरे को एग्जाइल में भेज दिया, यानी अपने देश से निकालकर दूसरे कंट्री भेज दिया। और यहां तक कि उसने अपने रूल को सिक्योर करने के लिए अपने पिता शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया, जहां वो अपनी मौत तक बंद रहे। औरंगजेब ने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया और खुद को आलमगीर, यानी पूरी दुनिया को जीतने वाला का खिताब दिया। उसने लगभग 49 साल तक शासन किया, 1658 से 1707, जो मुगल हिस्ट्री का सबसे लंबा रूल था। औरंगजेब एक स्किल्ड कमांडर था। उसने नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों जगह अपनी कैंपेन्स चलाई। औरंगजेब के रूल के दौरान मुगल एम्पायर अपने सबसे बड़े एक्सटेंट पर पहुंच गया, लेकिन इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी। औरंगजेब ने अपने रूल के लास्ट 25 साल डेक्कन के वॉर्स में गुजार दिए। हर तरफ रिवोल्ट्स, मराठा सल्तनत और दूसरे चैलेंजेस को कंट्रोल करने में उसका ज्यादा समय निकल गया। ऑर्डर को मेंटेन रखने में बहुत बड़ी अमाउंट में आर्मी और रिसोर्सेज चाहिए थे, जो एम्पायर के खजाने को खाली कर गए। इसी वजह से औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन तेजी से हुआ। रिलीजन के मैटर में औरंगजेब बिल्कुल अकबर का उल्टा था। अकबर टॉलरेंट था, लेकिन औरंगजेब एक स्ट्रिक्ट सुन्नी मुस्लिम था। उसके पॉलिसीज में रिलीजन का इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखाई देता है। जैसे कोर्ट में म्यूजिक और डांस बंद कर दिया। अकबर ने जो जिजिया टैक्स खत्म किया था, उसे औरंगजेब ने वापस से इंपोज कर दिया, और साथ ही पिलग्रिमेज टैक्स भी इंपोज किया। पिलग्रिमेज टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो सिर्फ तीर्थ यात्रा करने वाले नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था। उसने अपने फरमान में अपने धर्म को खुलकर दिखाया और उसी के हिसाब से फैसले लिए। दोस्तों, 1669 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, जिसमें उसने साफ साफ हुक्म दिया कि सभी प्रोविंसेस के गवर्नर्स हिंदू टेम्पल्स और स्कूल्स तोड़ें और उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को खत्म करें। इसके बाद वाराणसी, मथुरा, सोमनाथ जैसे बड़े मंदिर तोड़ दिए गए। सिर्फ यही नहीं, जैन टेम्पल्स और सिख गुरुद्वारे भी तोड़े गए। औरंगजेब ने अपना सख्त रवैया सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं दिखाया, बल्कि सूफी मुस्लिम्स और पारसीज, ज़ोरास्ट्रियंस को भी टारगेट किया। मतलब उसका अप्रोच इतना रिजिड था कि अलग अलग धर्मों और सेक्ट्स के लोग भी उसके शिकार बने। औरंगजेब के रूल में मुगल एम्पायर एक तरफ तो अपने सबसे बड़े साइज तक एक्सपेंड हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कंटिन्यूअस वॉर्स, फाइनेंशियल स्ट्रेन और रिलीजियस इनटॉलरेंस ने एम्पायर की नींव हिला दी। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे कोलैप्स की तरफ बढ़ने लगा। इसी का फायदा उठाते हुए अलग अलग कम्युनिटीज और रीजन्स अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए मुगल्स के खिलाफ खड़े होने लगे। ये रिबेलियंस मुगल पावर को तोड़ने वाले सबसे बड़े फैक्टर्स बने। इन रिबेलियंस को खड़ा करने में लोकल कम्युनिटीज का सबसे बड़ा योगदान था। तो कौन कौन सी थी ये कम्युनिटीज, आइए जानते हैं। पहले थे जाट्स। दोस्तों, जाट्स बेसिकली एक फार्मिंग कम्युनिटी थी जो खेती करके अपना गुजर बसर करते थे। ये ज्यादातर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान में रहते थे। इनका मेन सोर्स ऑफ लिविंग एग्रीकल्चर था, लेकिन मुगल जमींदार और ऑफिसर्स इन पर बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज करते थे और जुल्म भी करते थे। इसी से परेशान होकर 17वीं सेंचुरी में जाट्स खुद रेवोल्यूशन में खड़े हुए। उन्होंने एक ओप्रेसिव मुगल ऑफिसर को मार दिया, जिससे मुगल्स और जाट्स में लड़ाई शुरू हो गई। इसमें लगभग 20,000 जाट्स ने मुगल आर्मी का सामना किया और बहादुरी दिखाई। उसी बीच एक दिक्कत हो गई। युद्ध करते वक्त जाट के लीडर की मौत हो गई और रिबेलियन वहीं दबा दी गई। दूसरे थे ट्राइबल्स। ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे भिल्स, गोंड्स, सांथल्स, कोच जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहते थे। ये लोग खेती, शिकार और अपने लोकल सिस्टम पर डिपेंड करते थे, लेकिन मुगल्स इन पर भी टैक्स इंपोज कर देते थे और उन्हें अपने एम्पायर में शामिल करने की कोशिश करते थे। पर ट्राइबल कम्युनिटीज ने इसके खिलाफ विरोध किया। कई जगह मुगल्स इन्हें दबाने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन फॉरेस्ट्स और हिली रीजन्स में रहने वाले ट्राइबल्स अपनी इंडिपेंडेंस बचाने में सफल रहे। सर्च ऑफ द राजपूत्स। दोस्तों, राजपूत्स हमेशा से एक प्राउड वॉरियर कम्युनिटी रहे हैं। ये मेनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहते थे। इन्होंने अपनी ट्रेडिशंस पुरानी डायनेस्टीज से इनहेरिट की थी, जैसे प्रतिहारास। जब खिलजीज ने उनकी टेरिटरीज कॉन्कर की थी, तो राजपूत्स ने फिर से अपने किंगडम्स रीबिल्ड किए। इस दौरान दो बड़े क्लान्स इमर्ज हुए, मेवाड़ और मारवाड़। राजपूत्स की हीरोइज्म और ब्रेवरी की कहानियां आज भी लोकगीत और बैलेड्स के थ्रू सुनाई जाती हैं। पहले हमने राणा कुंभा के बारे में पढ़ा और उसके बाद आए एक और ग्रेट वॉरियर, राणा सांगा। राणा सांगा ने अर्ली 16वीं सेंचुरी में कई राजपूत क्लैंस को यूनाइट किया और कई बैटल्स जीते। लेकिन बैटल ऑफ खानवा जो 1527 में हुआ था, उसमें राणा सांगा की बाबर से हार हो गई। राणा सांगा के बाद मेवाड़ का रूल महाराणा प्रताप के हाथ आया। उस समय किंगडम काफी वीक और टूट चुका था,
लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगल एम्परर अकबर की सुजरेंटी यानी उनके अंडर रूल एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। 1576 में एक बड़ी लड़ाई हुई जिसे हम बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहते हैं। ये लड़ाई अरावली हिल्स के पास हल्दी घाटी में हुई, जहां राजपूत और मुगल आर्मीज आमने सामने आई। लेकिन मुगल्स के पास ज्यादा पावर थी और वो स्ट्रांग पोजीशन में थे, लेकिन महाराणा प्रताप बच निकले। इसके बाद उन्होंने सालों तक मुगल्स के खिलाफ स्ट्रगल जारी रखा। वो अरावली हिल्स में रहते, बहुत ही हार्श कंडीशंस में जीते, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बने भील, जो एक लोकल ट्राइबल कम्युनिटी थी।